Hello guys, welcome back to our channel part 1 of Rebirth for My Revenge। इस कहानी के ऑथर का नाम मिस सारा है। चैप्टर 1 बेरहमी। रात का वक्त, एक बड़े से आलीशान होटल में जहां इस समय काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी। ऐसा लग रहा था आज रात के आसमान के सारे सितारे जैसे इस क्लब में लगा दिए गए हो। हर तरफ विप रूम में कहीं मीटिंग चल रही थी तो कहीं लव प्रपोजल तो कहीं डेट। वहीं एक हाल में जो काफ़ी सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था, वह कुछ लोग महंगे सूट बूट पहने अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। जहां पड़े कुछ बलून्स पर लिखा हुआ था हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। उन्हीं लोगों में से एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल की होगी, वह तुरंत एक कुर्सी के पास आया और कहने लगा, पिछले 3 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं, आखिर अब तक वह आया क्यों नहीं? सब ठीक तो है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो सनम? उस कुर्सी पर वाइट कलर की सिल्क साड़ी पहने हुए एक लड़की, जिसके गले में डायमंड का काफ़ी कीमती चोकर, लेफ्ट हैंड में एक घड़ी और राइट हैंड में ब्रेसलेट के साथ उंगलियों में कीमती रिंग पहने हुई थी। अपने खुले बाल के साथ वह लड़की भला की खूबसूरत लग रही थी। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर फाउंडेशन और कंसीलर कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था। अब ये बता पाना मुश्किल था कि इतना मेकअप उसने अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए किया था या फिर इसके पीछे अपने घावों को छुपाने की नाकाम कोशिश। ऐसा लग रहा था उसके नाजुक से बदन पर कई जख्मों के निशान हैं, जिसे ये हैवी मेकअप भी कवर ना कर पाओ, जैसे उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से अपने पैरों तले मसल दिया हो। वो लड़की पूरे ही फ्लो को अपने चमचमाती आंखों से एक्सप्लोर कर रही थी, सामने आए हुए शख्स की तरफ देखते हुए। अंकल आप प्लीज़ घबराएं नहीं, वह यहाँ जरूर आएंगे, आखिर आज हमारी एनिवर्सरी है, परेशान ना हो आप। कहते हैं उसे लड़की के चेहरे की रंगत उड़ गई। भले उसने अपने अंकल की दिलासा दे दिया हो, पर खुद ही परेशान थी। बार बार अपने पेट पर अपने हाथों को रख रही थीं। सामने सनम के अंकल अपनी आंखें दिखाते हुए, हमने अपने बिजनेस के काफ़ी नामी हस्तियों वाले लोगों को यहाँ बुलाया है। तुम हमारी भतीजी नहीं बेटी हो और वह हमारा दामाद, तुम्हारी चौथे साल की एनिवर्सरी हम यहाँ मनाना चाहते थे। मैं जानता हूँ वह कैसा है, अगर इस बार उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो हम उसे जान से मार देंगे। तुम जो यह अपनी आंखों में दर्द लिए मुस्कुरा रही हो, हमें साफ दिखाई दे रहा है सनम। सनम अपने अंकल की तरफ देखने लगी, जिन्होंने उसकी आंखों के दर्द साफ देख लिया था, फिर भी वह उसे छुपाते हुए। तभी उसकी नज़र सामने गई, जहां से कोई शख्स बिजनेस सूट में चलता हुआ आया और ठीक सामने बैठी सनम के आगे बैठ गया। रात के इस चमचमाती रोशनी में भी सनम की खूबसूरती अपने नए अंदाज बिखरे हुई थी। वह लड़का चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। सनम ने भी इस बात को बखूबी जान लिया और तुरंत टेबल पर अपना हाथ रखते हुए थोड़ा हिचकिचाए हुए, मिस्टर खान, माना कि आपकी बीवी खूबसूरत है, इसका मतलब यह नहीं कि आप चोरों की तरह उसे घूरे, चाहे तो अपनी नजाकत भरी नज़रें आप सामने से भी हम पर डाल सकते हैं। कहते हुए वह थोड़ा सा मुस्कुराई। सामने बैठा जो और कोई नहीं, अदनान सामी अकरम, शहर का सबसे बड़ा नामी बिजनेसमैन, जो अपने ही वाइफ के साथ यहाँ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आया था, जिसकी आंखों में आज कुछ और भी नजर आ रहा था। उसने अपने हाथों का पेपर सनम के आगे कर दिया। सनम कुछ सोचते हुए उसने उन पेपर को उठा लिया और अगले ही पल उसकी भावे तन गई। उसने अपनी डरी हुई आंखों के साथ पेपर को टेबल पर मरते हुए खड़ी होकर, यह क्या हरकत है खान आप ये? अगले ही पल सामने बैठा अदनान खड़ा होकर, बीवी तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, क्या लगता है डिवोर्स के अलावा किस चीज़ के पेपर होंगे ये? तुम्हें कितने साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ, सोचा आज तुम्हें कुछ अच्छा गिफ्ट दे दो ताकि तुम भी खुश हो जाओ और मैं भी। मैंने अपने लिए कोई और ढूंढ लिया है और आज ही मैंने उससे निकाह कर लिया है। ये बोलते ही सनम की चेहरे की खूबसूरती और रंगत एक झटके में ही उड़ गई। वह अपने भारी गले के साथ, अदनान तलाक, आज हमारी एनिवर्सरी पर आप हमें तलाक देना चाहते हैं और किसी और से शादी? ये सुनते ही अदनान अगले ही पल कुछ सोचते हुए गुस्से से खड़ा हुआ और अपनी आंखें दिखाकर, नाम मत लेना अपनी गंदी जबान से मेरा। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने, तुम ये कैसे भूल सकती हो? तुम्हारी उस हरकत के बाद भी मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने महल में रखूंगा, नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। भूल गई तुमने क्या किया था? अरे मुझे निगाह करने से पहले तुमने किसी और के साथ। कहते हुए अदनान ने अपनी नज़रों के फेर लिया। इन 4 सालों में मैंने तुम्हें कैसे झेला है तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा, इम्पैक्ट हम सब के लिए बेहतर होगा।
कहते हुए अदनान वहां से जाने लगा। सनम अदनान सामी खान लखनऊ के नवाब अदनान सामी खान, उनकी शादी के पूरे 4 साल हो चुके थे। अदनान के कह गए कि वह उसे डाइवोर्स देना चाहता है, साथ में ही सनम ने जो किया है वह कैसे भूल सकता। ये सुनते ही सनम झटके के साथ ही अपने चेयर पर बैठकर उसने वहां पड़े हुए ड्रिंक को उठाकर पीना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने ही उसके सारे सपने, उसकी उम्मीद, उसका दिल, सब कुछ टूटकर बिखर गया जब अदनान ने कहा कि निकाह से पहले उसने किसी और के साथ। ऐसा लग रहा था सनम के दिल पर रह रहकर कोई खंजर चला रहा हो। वह पूरी पार्टी में अपनी नज़रें दौड़ने लगी। वहां की लाइट, सजावट से लेकर ड्रिंक और खाने तक की मेनू में सब कुछ अदनान की पसंद का था, जो सनम ने चुनकर लगवाया था। इन 4 सालों में अदनान ने कुछ किया था तो वो था सनम पर नशे ने हाथ उठाना और अपनी हवस मिटाकर कमरे से बाहर फेंक देना। सनम को लग रहा था अदनान ये सब कुछ शराब के नशे में करता है। वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, उससे इतनी बड़ी गलती हो गई और आज वो सब भुलाए वह उसका इंतजार कर रही थी। शायद आज एनिवर्सरी के दिन वो अदनान के थोड़े से प्यार को पा सके और ये बता सके वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पर वह गलत थी। अदनान कैसे बोल सकता है सनम से उसने किसी और के साथ, वो भी शादी के 4 साल बाद। सनम पूरी तरीके से अदनान की बातों से बौखला गई थी। उसके चेहरे पर एक दर्द झलक लग रहा था, जिसने पार्टी में और लोगों से छुपाना भी शुरू कर दिया था। पर वह नाकाम रही। सनम के अंकल ने आकर उन पेपर्स को देखना शुरू किया। डाइवोर्स के पेपर पढ़ते हैं उनकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई। वो सनम के सामने बैठते ही अपनी सवालिया भरी नज़रों से सनम को देखने लगे। सनम अपना हाथ टेबल पर रखते हुए, अंकल आप घबराए नहीं, मजाक किया है। उन्होंने कॉलेज से लेकर शादी तक का सफ़र तय किया है हमने उनके साथ, वह हमारी एक नज़र देखे बिना भी नहीं रह सकते लिए, आप तो जानते हैं ना अंकल। सनम को ऐसे दर्द में देख उसके अंकल पेपर्स दिखाते हुए, अंधी हो गई हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उसने आपको तलाक के पेपर दिए हैं जिस पर साफ लिखा है कि उसने कहीं और शादी कर ली है और इन 4 सालों में आपने ना ही उन्हें खुश रखा है और ना ही बच्चे दिए हैं, साथ यह आपका अफेयर किसी और के साथ। ये बोलते ही सनम का दिल टूट गया। वह खड़ी होकर अपने अंकल से, ये सब कुछ नहीं हो सकता, हमारा किसी और के साथ अफेयर, कहते हुए सनम के होंठ कांप गए। सनम बस टूट सी गई। वो उन पेपर को उठाए जल्दी से उसे पार्टी से जाने के लिए अपनी कार में आकर उसने अपने कांपते हाथों से कार को स्टार्ट कर दिया। वो काफ़ी तेज ड्राइव करते हुए बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सनम के कानों में अदनान की आवाज़ गूंज रही थी, उस रात तुमने किसी और के साथ। सनम अपने हाथों को अपने कान के पास रखते हुए जा रही थी और बोले जा रही थी, अदनान आपने हमें वहां भेजा था और आप सोच भी कैसे सकते मैंने किसी और के साथ रात बिताई। थोड़ी देर बाद सनम ने अपनी कार को एक होटल के बाहर रोक दिया और जल्दी से लॉबी में आकर रिसेप्शन पर अदनान के रूम का पूछ सनम लिफ्ट में जाने लगी। वो भागते हुए लिफ्ट से एक रूम में एंटर हुई जहां उसकी नज़र सामने गई। बेड को पूरी तरीके से गुलाब की पंखुड़ी से सजाया गया था। वहीं पर कोई लड़की नाइट ड्रेस में बैठी हुई थी जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। उसके ठीक बगल में अदनान सो रहा था जिसके बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। वह लड़की सनम को इस तरह से देख खड़ी होकर, सनम पता था तुम जरूर आओगी पर ऐसे सिक्योरिटी। सनम अपने ही बेड इस तरह से सजा हुआ देख, साथ उस सेज पर अपनी ही छोटी बहन को बैठा हुआ देख उसका दिल एक बार फिर से टूट गया। उसका हस्बैंड जिसने 4 सालों में उसने प्यार से देखा तब नहीं, वह यहाँ सनम के बहन के साथ ही, और सनम की खुद की बहन ने उसके साथ ऐसा किया। ऐसा लग रहा था सनम उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई, जो सच भी था। अदनान सिद्रा की आवाज़ सुनकर आगे घुमा, सामने सनम को देखकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या मैंने तुम्हें डिवोर्स के पेपर्स नहीं दिए? कितनी बड़ी आवारा हो तुम, इस तरह किसी गैर मर्द के कमरे में आते हुए तुम्हारे पैर नहीं कांपे? अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे पैर तो कभी भी कांप नहीं सकते। आखिरकार तुम्हें अपने हस्बैंड को छोड़कर गैर मर्द जो पसंद आते हैं, बताओ क्यों आए हो यहाँ? अदनान से इतनी अपशब्द सुनकर सनम अंदर तक सिहर गई। वह अपना हाथ अपने सीने के पास ले जाकर अपने भरे हुए गले के साथ, सिद्रा ये तुमने मेरे साथ किया? अदनान आप कोई गैर मर्द का कमरा, आप मेरे सोहर है, तलाक के पेपर दिए आपने, मैंने अपनी तरफ से कोई तलाक नहीं दिया और आप मुझ पर यह इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं कि मैं किसी और के साथ?
ये सुनते ही अदनान सनम के आ गया और देखते हुए, सिद्रा अब मेरी वाइफ है। सनम मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, तलाक हो चुका है। क्या तुम्हें याद नहीं तुमने क्या क्या किया है, या मैं याद दिलाऊं जो तुमने किया है, अपनी और रातें रंगीन कही। और ये सुनते ही सनम से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने अपना हाथ निकालकर अदनान की गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। अदनान का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया। सनम जो अपने उजड़े हुए सांसों के साथ ही कहने लगी, अदनान मैंने किसी के साथ कोई रात नहीं बिताई है। आप वो पहले मर्द है जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। आपने जो मुझ पर इल्जाम लगाया है, क्या आप भूल गए? आपने खुद भेजा था वहां हमें, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे जब तलाक देना ही था तो 4 साल तक हमें इस रिश्ते में रखा ही क्यों? हर रोज घुट घुट कर जीना, हर रात हम पर हाथ उठाना, आपका जबरदस्ती करना हमारे साथ, और ये इल्जाम हम पर। शादी से पहले तो बहुत कहा करते थे इश्क है हमसे। अदनान तुरंत ही उसने सनम के गले को पकड़ लिया और कहने लगा, इश्क खानदानी और रुतबे वाली लड़कियों से की जाती है, किसी तवायफ से नहीं। ये सुनते ही सनम की आंखें भर आई। उसका खुद का हस्बैंड उसे तवायफ बता रहा है। उसके दिल के एक बार फिर से कई टुकड़े हो गए। उसने अदनान के हाथों को पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं अदनान, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए। ध्यान से देखिए मुझे, मैं वही सनम हूँ जिसे आपने पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज किया था। आप मेरे बिना रह नहीं पाते थे। मुझे ऐसे मत छोड़िए, मैं मर जाऊंगी, मैं कहीं भी रह लूंगी। आपको देखकर भी आप मुझ पर इतने बड़े इल्जाम ना लगाए। अगर मुझसे कोई गलती हो भी गई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मत छोड़िए। कहते हुए सनम ने अदनान को गले से लगा लिया। सिद्रा जो जोया की बहन थी, उसने सनम को धक्का दे दिया और अपनी उंगली निकालकर, अदनान आप ये क्या कर रहे हैं? अब ये आपकी वाइफ नहीं रही, आप अच्छे से जानते हैं। इसने क्या कुछ नहीं किया है, इसने आपको धोखा दिया है और आप इसे गले से लगाए खड़े हैं। निकाले इससे अभी हमारे कमरे से। सनम वही फर्श पर गिर पड़ी थी। अपनी ही बहन से ये सब कुछ सुनकर उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसकी दुनिया एक झटके में पलट गई और उसके हस्बैंड को छीन वाली उसकी बहन। सनम बस उसने आकर वापस से अदनान के पैरों को पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं अदनान नहीं, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। आपको बच्चे चाहिए थे ना, मैं माँ बनने वाली हूँ आपके बच्चे की। अदनान मुझे अपने घर में कहीं भी जगह दे दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी आपके सिवा, मेरा इस दुनिया में है ही कौन? कहते हुए सनम फूट फूट कर रो पड़ी थी। एक औरत जो अपने प्यार और अपने घर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। सनम भी अदनान की आगे भीख मांग रही थी, पर अदनान पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। सनम पर उसी की हस्बैंड के लगाए गंदे इल्जाम के बाद भी वह अपने घर को बचाने की अभी तक कोशिश किए जा रही थी। अचानक से अदनान ने अपना पैर निकाला और इतने जोर से झटका कि अदनान का पैर सनम के पेट में जा लगा। सनम की एक दर्दनाक चीख निकल गई। दर्द से सनम ने अपने पेट पर अपने हाथों को रख लिया। अदनान सनम के इस दर्द को अनदेखा करके, खबरदार जो किसी और के कलंक मेरे माथे पर लगाया तो किसी और बच्चा लेके मुझे उसका बाप बना रही हो। सोचा था अपनी तरबियत का ख्याल रखूंगा और तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंच जाऊंगा। खैर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो सुनो। सनम मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी नफरत करता हूँ कि तुम सोच भी कैसे लिया। मैं तुमसे इश्क करूंगा जिससे किसी और ने छुआ हो, कभी भी नहीं। आज मैं अदनान सामी अकरम अपने होशो हवास में एक तवायफ जिसने किसी गैर मर्द की बाहों में कई रात बिताई और उसके पेट में किसी और बच्चा है, मैं उसे तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। ये सुनते ही सनम ने अपने कानों पर अपने हाथों को रख लिया और नामे अपना सर हिलाने लगी। अदनान फिर भी नहीं रुका, वह एक बार फिर से चीख पड़ा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। कहते हुए उसने सनम का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए किसी सामान की तरह लाकर अपने रूम से बाहर फेंक दिया। सनम अदनान के लात मारने से अधमरी हो चुकी थी। उसके सर से लेकर नीचे के एरिया से खून निकल रहा था। तभी अदनान उसके पास आया और कहने लगा, देख लिया अंजाम अपना, क्या लगा तुम्हें मैं तुमसे प्यार करूँगा? मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में था ताकि तुम्हारी उस प्रॉपर्टी को ले सकूं जो एक नायाब तोहफा है तुम्हारी तरह। तुमने सनम उफ मुझे हंसी आ रही है। कॉलेज की मोस्ट टैलेंटेड लड़की जो अपना कदम फूक फूक कर रखती थी, वो अपने प्यार छुनेने में गलती कर गई और बेचारा मारा गया। उसकी सजा तुम्हें तो मिलनी ही थी। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया है सनम, कभी नहीं। ये सुन सनम अदनान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर एक डेविल वाली स्माइल थी। वो दर्द में टूट चुकी थी। अदनान वो दोबारा उठा और उसने सनम के पेट पर एक जोरदार किक दे मारी।
और बड़ी हो बेरहमी से दरवाजे को सनम के मुंह पर बंद कर दिया। सनम एक बार फिर से दर्द में चीखने लगी थी। उसके पेट में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। वो इस कदर टूट चुकी थी। अब उसके अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। उसके कानों में अदनान की आवाज़ गूंज रही थी। उससे इतनी बड़ी गलती सच में कैसे हो गई? वो अपने रोते हुए कांपते हाथों से ही दरवाजे को देख रही थी और दर्द में चीखती थी। सनम की आंखें वही इस दर्द को सहते हुए बंद हो गई। सुबह से दोबारा शाम हो चुकी थी। इमरजेंसी वार्ड के छोटे से बेड पर सनम को लिटाया गया था। सनम की आंखें पूरी तरीके से बंद थी। वहीं पास खड़ी नर्स जो उसके रिपोर्ट को एग्जामिन कर रही थी, वह एक नज़र सनम को तो एक नज़र रिपोर्ट को देखे जा रही थी। उसकी आंखें भरी हुई थी। वह कहने लगी, किसी ने ठीक ही कहा है, राजा को रास्ते पर आने में वक्त नहीं लगता। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है जो इतनी बेरहमी से पेट पर लात मारा है? तभी सनम के बॉडी में हलचल होने लगी। उसकी एक उंगली उठने लगी। सनम बड़ी मुश्किल से उसने खुद को हिलाना शुरू किया। होश में आते ही सनम के कानों में अदनान के तलाक और उसकी बातें गूंजने लगी थी। साथ ही वो आवाज़ जब अदनान ने कहा था, तुमने गलत फैसला लिया, तुम्हारी वजह से कोई मारा गया। अचानक से सनम की आंखें खुल गई। वह जोर से बेड पर ही चीखने लगी थी। आसपास के और भी डॉक्टर और नर्स इकट्ठा हो गए थे। वह सनम को देखने लगी, जो अचानक से चीखने लगी थी। वो बस सनम के जख्म देख रहे थे, उसके अंदर का दर्द नहीं। सनम के आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बेडशीट को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ा हुआ था और बस जोर से चीख रही थी। उसके आंखों के सामने अदनान का उसके पेट पर लात मारना याद आने लगा। सारे डॉक्टर और नर्स पूरी तरीके से परेशान हो चुके थे। वह सनम को इस सिचुएशन में देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें। अचानक से सनम शांत हो गई, पर उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। वह नर्स की तरफ देखने लगी थी, उसका एक हाथ उसके पेट की तरह। एक बार फिर से सनम जोर जोर से रोने लगी। नर्स सनम को समझाते हुए, परेशान ना हो आप, हमने आपके हस्बैंड को कॉल कर दिया है, पर वो अभी तक नहीं आए। सनम नर्स से ये सुनकर उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। वह रोते हुए बेड से उठने की कोशिश करने लगी और कहने लगी, उसे यहाँ से जाना है। डॉक्टर और नर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। सनम चलने की सिचुएशन में अभी नहीं थी। उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है, पर सनम ने डॉक्टर और नर्स की एक बात नहीं सुनी। वह उस सिचुएशन में अपने दर्द को अपने दिल में संभाले अपने लड़खड़ाते पैरों से आगे बढ़ गई। द ब्लू डायमंड होटल के हाल में एक बड़ी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां एक से बड़े लखनऊ के नामी हस्तियां मौजूद थी। वहीं सीडीओ से अदनान अपने हाथों में हाथ डाले सिद्रा के साथ नीचे आ रहा था, जहां हर कोई क्लैपिंग किए जा रहा था। सिद्रा स्माइल करते हुए, अदनान तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, फाइनली मैंने अपने प्यार को पा लिया है। अदनान सिद्रा की तरफ देखते हुए, ठीक कहा तुमने, मेरा भी यही जवाब है, फाइनली आज ये दिन आया है हमारी खुशी का। अदनान ने इतना कहा ही था कि उसकी मोबाइल को कॉल आया, जो हॉस्पिटल से आ रहा था। अदनान का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तुरंत ही कॉल उठाया। दूसरी तरफ से डॉक्टर ने कहना शुरू किया, हुआ मिस्टर अदनान, आपकी वाइफ काफ़ी ख़राब हालत में एक होटल से मिली थी। साथ ही उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। वह अपना बच्चा खो चुकी है और उन्हें इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप सुन रहे हैं मिस्टर खान? ये सुनते ही अदनान की आंखें फैल गई। वह अपने हाथों को अपने बाल में फिरते हुए काफ़ी लापरवाही से बोल पड़ा, उस औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लगता है आपने गलत नंबर डायल किया है डॉक्टर। कहते हुए अदनान ने कॉल कट कर दिया कि तभी अदनान के होश उड़ गए जब एक और नंबर उसके मोबाइल के स्क्रीन पर नजर आया। अदनान के चेहरे की रंगत एक झटके में ही उड़ गई। उसने तुरंत ही अपने फ़ोन को उठा लिया और हिचकिचाते हुए, मिस्टर सिंघानिया, जैसा कि आपने कहा था मैंने उसे तलाक दे दिया है, और वैसे भी सारी गलती तो उसी की थी। आपकी भाई की मौत सनम की वजह से हुई थी। जो कुछ भी किया था सनम ने किया था, मैंने उसे छोड़ दिया है। अदनान की बातें सुनकर दूसरी तरफ से सर्द आवाज में, हम दैट्स गुड, पर गलती तो तुम्हारी भी थी। ये सुनते ही अदनान के माथे पर पसीने आना शुरू हो गए। अचानक से अदनान की नज़रें सामने गई, जहां उसे पार्टी में काफ़ी ख़राब हालत में लड़खड़ाते हुए सनम आती हुई दिखी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए थे।
उसके दोनों पैर लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उसने अस्पताल का ग्रीन अप्रैनन पहना हुआ था। वह पार्टी में आए तमाम बड़े लोगों के बीच किसी भिखारी के जैसे लग रही थी। उसके हालात देखकर अदनान के होश उड़ गए थे, पर चेहरे पर एक बेशर्मी से भरी मुस्कुराहट। अदनान के मोबाइल के दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आने लगी, जैसे सनम को देखकर किसी को काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। वह सनम को अपने लैपटॉप पर देख रहा था और कहने लगा, काफ़ी अच्छा काम किया है अदनान, इसके लिए तुम्हें तो गिफ्ट मिलना चाहिए। कहते हुए अदनान का कॉल कट हो गया। सिद्रा अदनान के पास आकर, ये तो यहाँ आ गई। ये सुनकर अदनान ने कहना शुरू किया, जाने दो सिद्रा, आज हमारा वलीमा है और अगर एक भिखारी हमारी पार्टी में बिना हमारी इजाज़त आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वही सनम के अंकल पार्टी में खड़े हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिनके हाथों में जूस की ग्लास थी। वह सनम को इस तरह से देखते ही उनकी आंखें फैल गई। वो सनम की तरफ आगे बढ़े कि अचानक से उनकी बेटी सिद्रा की आवाज़ उनके कानों में आई, डैड भूलिएगा नहीं, आज आपने प्रॉमिस किया है आप सनम को मुंह नहीं लगाएंगे और आपकी कंपनी डूब रही है जिसे अदनान ने अपने पैसे लगाकर बचाया है, तो फैसला कर लीजिए, आपको आपकी बेटी चाहिए या आपकी कंपनी, या फिर एक भिखारी की तरह जीना। और यह सनम। ये सुनकर सिद्रा के डैड के पैर में रुक गए। सनम लड़खड़ाते हुए अपने अंकल के पास आकर उनकी आंखों में देखकर कहने लगी, अंकल आपने ठीक कहा था अदनान के बारे में, मैंने गलती कर दिया अंकल, अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, मुझे अभी इसी वक्त आपकी ज़रूरत है। उसने मेरे बच्चे को मार दिया और मुझे तलाक दे दिया, वह सिद्रा की भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। आप चले मेरे साथ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते ही सनम के अंकल ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपनी हाथों को छुड़ाकर सनम से, सनम यहाँ से चली जाओ, जिस इंसान के बारे में तुम इतनी बुराइयां कर रही हो वो आप मेरी बेटी का हस्बैंड है। कहते हुए सनम के अंकल ने अपने हाथों को झटक दिया। सनम जमीन पर जा गिरी। वह अपनी भीगी हुई पलकों के साथ अपने अंकल को देखने लगी थी। वहीं आसपास सनम, उसकी फैमिली मेंबर, जिनके चेहरे पर अजीब सी सार्कास्टिक स्माइल थी, चाहे वह अदनान की फैमिली हो या सनम की। सनम को ऐसे देख सभी किसी शैतान की तरह मुकुरा रहे थे। सनम की आंटी सनम की तरफ बढ़ी। उसकी आंटी ने सनम के बालों को पकड़ लिया और कहने लगी, कब से इंतजार कर रही थी, मेरे हस्बैंड को बहला के रखा था तुमने, फिलहाल अब वह तुम्हारी चुंगल से आज़ाद हो चुके हैं और हमारी कंपनी, जिस पर तेरे बाप ने सांप की तरह हमसे छीन लिया था, जिंदा होते हुए भी तेरे जैसे कुकर्मी को हमारे नाम कर गया, कंपनी और तुझसे आज़ादी फाइनली हमें वापस मिल गई है। अब तेरा इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जा यहाँ से। पार्टी में अगर तू आ ही गई है तो कुछ तो मेरा फर्ज बनता है, आखिर तेरी चाची हूँ। उन्होंने अपने गले की एक मोतियों की माला तोड़कर सनम के ऊपर फेंक दिया और कहने लगी, ये मेरी बेटी का शादी का सगुन समझकर रख ले। सनम रोते हुए वहां हर एक इंसान को देखने लगी। ऐसा लग रहा था एक पल में उससे उसका सब कुछ छीना जा चुका है और उसके डैड जिंदा है, तो वो अपने छोटे भाई के हवाले क्यों कर गए सनम को। ये सब देख सनम में उसके अंदर इतनी भी आवाज़ नहीं बची थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। सनम ने सब कुछ एक झटके में ही खो दिया था, उससे कहीं ज़्यादा अदनान का उसका तलाक देना और उसे अपने बच्चों का होने का गम। वह अदनान को अपनी नफ़रत भरी हुई आंखों से देख रही थी। वही अदनान जो कल सनम से प्यार करता था पर अब एक कातिल है, वह भी सनम के बच्चे का, जो बड़े ही बेशर्म होकर सिद्रा के कमर पर अपने हाथों को रखे हुए। तभी दो गार्ड आगे बढ़े और उन्होंने सनम को पार्टी से ले जाना शुरू कर दिया। सनम अपने अंकल से मदद की गुहार लगा रही थी और कहने लगी, अंकल पूरी दुनिया जब मेरे साथ थी तब आप मेरे साथ थे, और जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा आपने भी मुंह मोड़ लिया। मुझे इस इंसान को सजा दिलवाना, इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। सनम दर्द में ना जाने कितना कुछ कहे जा रहे थे, पर गार्ड्स ने उसे उठाकर उसे होटल के बाहर लाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। सनम वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके अंदर हिम्मत नहीं बची हुई थी वह अपने पैरों को बढ़ा भी सके। उसने रो रो कर वही अपने हाथों से रोड पर दर्द में मारना शुरू कर दिया कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, किसी पर विश्वास किया, प्यार किया, धोखा खाने के लिए इतना सब कुछ। आज उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना ही उसके अंदर यह हिम्मत बची है कि वह कुछ कर पाए। वो बस अपनी भीगी पलकों के साथ ही आसमान में देखे जा रही थी। साथ ही वही रोड के किनारे बैठकर रोने लगी। ऐसा लग रहा था धरती फट जाए और सनम उसमें समा जाए, उसके ऊपर आसमान गिर जाए। क्या बचा है उसके पास?
जो उसकी सांसें चल रही है, वो एक ऐसे मोड़ पर क्यों खड़ी हुई है? ना उसकी अब जिंदगी बची है, ना उसे मौत मिल रही है, आखिर किस बात की सजा मिल रही है? ये कहते ही हुए सनम अपने फरियाद अपने दिल में लिए हुए आसमान को देखे जा रही थी कि उसकी नज़र सामने एक बिल्डिंग पर गई, जहां एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था जो किसी होटल का था, जिस पर सिंघानिया एंड सिंघानिया ग्रुप लिखा हुआ था। इस बैनर को देखते ही सनम की आंखें एकदम से फैल गई, उसके आंखों के सामने एक चेहरा नजर आने लगा। फ्लैशबैक। आई लव यू सनम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और पूरी दुनिया से तुमसे लड़ सकता हूँ, बस ये बोल दो कि तुम मेरी हो। अचानक एक लड़की उस लड़के से कहने लगी, बेशक मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर तुमसे ज़्यादा मैं अदनान से प्यार करती हूँ, और अगर दोनों में से किसी एक चुनना हुआ तो मैं अदनान को चूज़ करती हूँ। तभी पीछे से किसी चीज़ की टूटने की आवाज़ आई। वो लड़का जोर से चीखते हुए, नहीं सनम तुम मेरी हो, मैं मर जाऊंगा सनम तुम्हारे बिना। सनम पीछे मुड़कर बड़ी ही बेरुखी से उसने जवाब दिया, तो मर जाओ सनम, पर मरने वाले हजार है, तो क्या सनम सबके लिए मर जाएगी? मिस्टर अबीर सिंघानिया। ये याद आते ही सनम की आंखें फैल गई, उसके आंखों के सामने किसी का एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर का नीचे उतरना दिखाए जाने लगा, जिस पर किसी लड़के की लाश थी। ऐसा लग रहा था वह किसी बिल्डिंग से कूद गया हो, पूरी तरीके से खून में सना हुआ। जहां हर तरफ लोग और मीडिया वाले उस लाश को देख रहे थे, जिनके बीच सनम भी खड़ी हुई थी। फ्लैशबैक एंड। अचानक से सनम के आगे एक कार आकर रुकी, सनम भी अपने ख्याल से बाहर आ गई। उसके होंठों पर एक नेम आया, अबीर। सामने आई कार से ब्लैक सूट में कोई बाहर आया, जिसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, पर उसके जूते और उसका लंबा कद, सिल्वाइज चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर कोई भी डर जाए। उसके हाथों में एक सिगरेट थी। ब्लैक सूट पहने हुए जो कोई बिजनेसमैन काम माफिया ज्यादा लग रहा था। आंखों में एक कशिश और नफरत, जिसे देखते ही सनम अपनी जगह से खड़ी हो गई। अचानक से उस शख्स ने अपने चेहरे पर से उस अम्ब्रेला को हटाया, जिसका चेहरा देखते ही सनम की आंखें फैल गई। उसके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकाला, विध्वंस राय सिंघानिया। ये लफ्ज आते ही सनम के आगे विध्वंस अब खड़ा हो चुका था। वह तुरंत ही अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर उसने सनम की तरह बढ़ाया और अपनी आंखें सनम पर एक नज़र डालकर, तुम्हारे जैसी लड़कियों को किसी पागलखाने में होना चाहिए, न जाने गवर्नमेंट भी कैसे आवारा भिखारी को रोड पर रहने की परमिशन देते हैं, आते जाते लोगों का कीमती वक्त खराब कर देते हैं। ये सुनते ही सनम ने अपने कदमों को पीछे करना शुरू किया। सामने खड़ा शख्स उसके दिल में डर पैदा कर रहा था। सामने से विध्वंस थोड़ा झुका और सनम को देखते ही, क्या लगा था मेरे भाई के मरने बाद जिस तरह पूरी दुनिया उसे भूल गई, मैं भी भूल जाऊंगा ना डॉल नेवर, तुमने उसे जिंदा मार दिया और मैंने तुम्हें जीते जी मार दिया, नाउ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेलेस वर्ल्ड। कहते हुए विध्वंस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सनम के कानों में चुभ रही थी। उसे समझने में इतनी देर नहीं लगी, उसके साथ यह सब कुछ क्यों हुआ? क्या उसने जो किया उसकी सजा थी, या विध्वंस को साजिश, सिर्फ अपने भाई की मौत के बदले के लिए, जिसने सनम को सजा दी? इन्हीं सब में सनम उलझ गई थी। विध्वंस वापस अपने कार में जाकर बैठ चुका था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, तभी उसके कार के आगे अचानक से सनम आ गई और टकरा हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरी। चैप्टर 3 रीबर्थ। अब आगे। सामने से सनम के आगे विध्वंस थोड़ा झुका और सनम को देखते ही, क्या लगा था मेरे भाई अबीर सिंघानिया के मरने बाद जिस तरह पूरी दुनिया उसे भूल गई, मैं भी भूल जाऊंगा ना डॉल नेवर, तुमने उसे जिंदा मार दिया था और मैंने तुम्हें जीते जी मार दिया, नाउ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बेलेस वर्ल्ड। कहते हुए विध्वंस जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि सनम के कानों में चुभ रही थी। उसे समझने में इतनी देर नहीं लगी, उसके साथ यह सब कुछ क्यों हुआ? क्या उसने जो किया उसकी सजा थी, या विध्वंस को साजिश, सिर्फ अपने भाई की मौत के बदले के लिए, जिसने सनम को सजा दी? इन्हीं सब में सनम उलझ गई थी। विध्वंस वापस अपने कार में जाकर बैठ चुका था। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की, तभी उसके कार के आगे अचानक से सनम आ गई और टकरा हवा में उड़ते हुए दूर जा गिरी। विध्वंस भी सनम के अपनी कार के आगे जाने से पूरी तरीके से चौंक चुका था। उसे लगा भी नहीं था कि सनम इस तरह उसके कार के आगे आकर सुसाइड करेगी। उसने सोचा था सनम के साथ ऐसे करके वो उसे तड़पने के लिए छोड़ देगा, पर उसने तो मौत चुना। विध्वंस के ड्राइवर ने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया, पर अब देर हो चुकी थी।
सनम उसकी कार से टकराती हुई दूर जा गिरी। सनम का सर वहीं जमीन से जा टकराया। बारिश की हो रही बूंदें सनम के ऊपर गिरने लगी थी। वह पूरी तरीके से खून में लिपटी हुई थी। उसकी होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, आखिर क्यों। मैंने तो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक खुशी की ख्वाहिश की थी और मिली भी तो मुझे ऐसी नर्क से भरी जिंदगी, साथ में ऐसी मौत। मैंने आज खुद ही अपनी जिंदगी को ख़त्म कर दिया। अगर प्यार करने की सजा यह है तो मुझे यह मंजूर नहीं, क्योंकि मैंने उसमें वफा की थी। कहते हुए सनम की आंखें ऊपर आसमान को देखने लगी, जहां वो किसी से सवाल किए जा रही हो, आखिरी क्यों। आसमान जहां से रिमझिम बारिश सनम के ऊपर पड़ रही थी, आसमान का रुख भी बदल गया। बिजली भी कड़कने लगी थी। सनम की आंखें वैसे ही खुली हुई थी और सांसें अब बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही एक जोरदार जल्लीदार आवाज गूंजी। ये क्या तमाशा लगा रखा है रोड पर, आजकल के बच्चों को हो गया है। पहले तो हर जगह कहीं भी अपना फ़ोन लेकर रील बनाने घुस जाते हैं, ये रोड पर लेटकर, लड़की क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता सामने साहब की गाड़ी है? आवाज़ को सुनते ही जमीन पर गिरी सनम की आंखें फैल गई। वो झटके के साथ ही उठकर बैठ गई और खुद को देखने लगी। उसने येलो रंग की कुर्ती पहनी हुई थी, नीचे ब्लू जीन्स, जिसके लंबे बाल, हाथों में उसकी घड़ी, गोरा बदन, उसकी बड़ी आंखें जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वह खुद को देखने लगी। सनम के ऊपर एक खरोच भी नहीं थी। वह तुरंत ही अपनी जगह उठकर चारों तरफ घूमने लगी। सनम उसी चौराहे पर खड़ी थी जहां कुछ देर पहले ही उसने खुद को विध्वंस के कार के आगे खुद को ख़त्म कर लिया था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने खड़े हो हुए शख्स को देखे जा रही थी, साथ में आसमान में जहां बारिश अभी लगातार हो रही थी, पर हल्की सूरज की किरण भी थी। सनम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये हो क्या रहा है? उसे तो मर जाना चाहिए। विध्वंस की कार कहाँ गई? वह कहाँ गया और यह उसके कपड़े कैसे बदल गए? ये सोचते ही सनम उस शख्स को देखते हुए, मोहतरमा क्या आप जहन्नुम के दरोगा हैं और हमें यहाँ आग में जलाने आए हैं? पर हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमें आप माफ़ कर दीजिए, अब तो हम मर चुके हैं। सनम से अजीबोगरीब बातें सुनकर वह शख्स, पहले तो उसकी आंखें फैल गई, वह फिर से गुस्से चीखते हुए, क्या बकवास लगा रखा है? लड़की, पहले ही फ़ोन लगा ही देना चाहिए था पुलिस को, तुम्हारा दिमाग खिसका हुआ है, तभी तो ऐसे रोड के बीच रास्ते में पड़ी हुई थी। कहते हुए उस शख्स ने अपना फ़ोन निकाल कॉल लगाना भी शुरू कर दिया था। सनम को अभी कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक सनम के ऊपर एक तेज लाइट पड़ी। सनम की आंखें फैल गई। उसकी नज़र बिल्डिंग के बिलबोर्ड पर पड़ी, जिस पर 7 अगस्त 2024 लिखा हुआ था। ये देखते ही सनम को धक्का सा लगा। एक बार उसकी आंखें इससे पहले बंद होती कि सनम के सामने से कोई चलता हुआ आया। उसने आकर सनम के चेहरे को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए, एक तो ये तुम्हारी नाराज़गी मुझे समझ में नहीं आती सनम। क्या बकवास लगा रखा था कि तुम सुसाइड करने जा रही हो? हाँ, तुमने ये सोचा भी कैसे? मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा। सनम के सामने अदनान था, जिसने लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ था, बारिश में बाल भीगे हुए। सनम अदनान को देख पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुकी थी। वह कभी सामने बिल्डिंग के बिलबोर्ड तो कभी अदनान को देख रही थी। उसने एक नज़र खुद को देखा, जिसके हाथों पर एक गोल निशान बना हुआ था, साथ ही वहाँ एक तीर जैसा कुछ घूम रहा था। सनम, वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए, क्या ये डिजिटल घड़ी है? मेरे हाथों पर ये कैसे घूम सकती है? और यह नहीं हो सकता, मैं यहाँ कैसे आ गई? कहते हुए सनम खुद से सवाल किए ही जा रही थी कि अदनान ने उसे अपने गले से लगाना चाहा कि सनम के सामने अदनान को वो रूप आया जिसने सनम के साथ क्या कुछ नहीं किया था। सनम बेहद गुस्से के साथ, ओ इसका मतलब साफ है, मैं मरी नहीं हूँ, बल्कि यह वहाँ पहुँच गई हूँ जहाँ से मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई थी, साथ में मेरी गलती की भी, जिसकी भरपाई मैंने अपने खुशियों और अपने बच्चे के मौत से चुकाए। कहते हुए सनम ने अदनान को सीने पर अपना हाथ रखा और उसे दूर धक्का दे दिया और उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हें गलतफहमी हुई है अदनान सामी अकरम, मैं तुम्हारे लिए सुसाइड नहीं करने वाली, इम्पैक्ट अब तो शादी भी नहीं। कहते हुए सनम ने अदनान को धक्का लगाए तुरंत ही रोड के दूसरी तरफ भाग गई। उसके चेहरे पर न जाने कितने सारे सवाल एक साथ आ चुके थे। वो एक खुशी की लहर में थी। वह अपने वक्त में 4 साल पीछे लौट आई थी, वहां जहां से सनम की बर्बादी की शुरुआत हुई थी। सनम के सामने विध्वंस का चेहरा नजर आने लगा।
वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए, अब मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, सबको सबक सिखाऊंगी जिन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की और मुझे मौत के दहलीज तक पहुंचा दिया। अब सबका हिसाब होगा। रेड सॉस। थोड़ी देर में ही सनम भागते हुए एक बड़े से बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई, जहां से बहुत सारे लग्जरियस कार अंदर जा रही थी, साथ में बहुत सारे लोग भी। ये और कोई नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, जिसके सामने बड़े बड़े लेटर में यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ था। यूनिवर्सिटी को देखते ही सनम की आंखों में एक चमक आ गई। वह भागते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़कर कर देखने लगी और जोर से चीख पड़ी, अबीर कहाँ हो तुम? मैं लौट आई हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें अब मरने नहीं दूंगी अबीर। कहते हुए सनम एक बार से फिर चीख पड़ी। सनम को ऐसे भागते हुए यूनिवर्सिटी का हर शख्स देख रहा था। सनम को कैंटीन एरिया में एक लंबा चौड़ा शख्स नजर आया, जिसके सामने कॉलेज की बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। वहीं उस लड़के के हाथों में एक गिटार था जिसे वह रिंग करके बजा जा रहा था। ये नज़ारा देख सनम की आंखें भर आई थी। उसकी भाग रही सांसें अब थम सी गई। ऐसा लग रहा था वह उड़कर उस लड़के के पास चली जाए। वह अपनी सांसें को थाम कर अपनी नज़रें को घुमाकर कर बिल्डिंग के एक फ्लोर को देखने लगी और चीख पड़ी, नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं तुम्हारे मौत की वजह बनी थी, जिसकी वजह से मेरे साथ यह सब कुछ हुआ। पर अब मुझे दूसरा मौका मिला है और इस मौके में मैं वादा करती हूँ खुद से, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। कहते हुए सनम एक बार फिर से उस लड़के की तरह भाग पड़ी कि अचानक से वहां के सारे स्टूडेंट ने उठकर क्लिपिंग करना शुरू कर दिया। कुछ वहां से जाने लगे तो कुछ वहीं खड़े हो गए। सनम भीड़ में ही कहीं खोने लगी थी। वह समझ नहीं पा रही थी यह अचानक से क्या हो गया। उसके होठों पर अबीर अबीर के ही लफ्ज़ गूंज रहे थे। वह बावली हुए अबीर को ढूंढे जा रहे थी कि अचानक से सनम के कंधे पर किसी के मजबूत हाथ पड़े। सनम के होठों पर एक स्माइल आ गई। सनम की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसकी आंखों के सामने वह पल याद आने लगा था जब उसने अबीर से कहा था वह पूरी दुनिया से प्यार कर सकती है पर अबीर नाम के शख्स से कभी नहीं। वह मर जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये याद आते ही सनम झटके के साथ ही घूमी और खुद से बड़बड़ाए, मैं वहां लौट कर आई हूँ जब मेरे कॉलेज का पहला दिन था और मुझे उस ग्रुप ने। ये याद आते ही सनम की आंखें फैल गई, साथ में एक लंबी मुस्कान भी। वह झटके के साथ घूम तुरंत ही पीछे वाले शख्स को गले में अपने हाथों को उठाकर उसके होंठों को थाम लिया। सनम एक खुशी के साथ ही उसने आए हुए शख्स को गले में अपने हाथों को डाल अपने पैरों को उठाए अपने होठों को उसके होठों से थाम लिया बिना देखे कि उसके सामने कौन खड़ा था। सनम की आंखें पूरी तरीके से बंद और हाथ उसके सामने वाले शख्स से लिपटे हुए थे। सनम की आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी गहरे पाप का प्रायश्चित कर रही हो। उसने बस उस शख्स के और करीब जाकर किस करना शुरू किया ही था कि सामने खड़े शख्स ने सनम को खुद से धक्का दे दिया। सनम चौंकते हुए उसने अपनी आंखों को खोल सामने देखना शुरू किया। सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें पूरी तरीके से फैल गई। वह अपने कदमों को पीछे लेने लगी। उसके कानों में वहां खड़े स्टूडेंट की बड़बड़ाने आवाज़ साफ आ रही थी, ये लड़की पागल है क्या? ये इन्हें किस कैसे कर सकती? सामने ब्लैक सूट में और कोई नहीं विध्वंस खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। उसके सुर्ख होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगी हुई थी, जिससे वह अपने एक हाथ को ले जाकर उसने तुरंत ही अपने होठों के पास से साफ करते हुए एक नज़र सनम को घूर, यू नो वॉट, तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। पहले मेरे भाई के पीछे, अब मुझे बहलाना शुरू कर दिया। कितने पैसे चाहिए तुम्हें सनम सिद्दीकी? मैंने सुना था किसी नामी खानदान की शरीफ लड़की हो। मुझे नहीं लगता तुम यूं ही किसी मर्द के साथ रोड पर कहीं भी किसी को भी अपनी शराफत इस तरह से दिखा देती हो। विध्वंस के बातों को सुनकर सनम को समझ नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। वह बस पीछे की तरफ हट रही थी कि तभी सनम का पैर मुड़ गया। सनम नीचे गिरती इससे पहले ही सनम के हाथों को विध्वंस ने पकड़ लिया। सनम के हाथ जहां पर इस वक्त अबीर लिखा हुआ था, ऐसा होते ही सनम के हाथों में एक जलन महसूस होने लगी, जिसे सनम समझ नहीं पा रही थी। विध्वंस तुरंत ही सनम के हाथों को अपने हाथ में लेकर अबीर का नेम देखने लगा।
वह तुरंत उसे खींचते हुए वहीं अपनी कार के अंदर धक्का दे दिया और खुद के कार के अंदर आकर उसने दरवाजे को बंद करके सनम की आंखों में घूरते हुए, मेरे भाई के पीछे क्यों हो तुम? तुम्हें मेरे भाई से क्या चाहिए? जाके बोल देना मिस्टर सिद्दीकी से तुम्हारी इस हरकत से मैं बिल्कुल भी खुश हुआ। मेरे भाई का पीछा करना छोड़ दो, अगर तुम्हारी वजह से उसे ज़रा सी भी खरोच आई, तुम्हारा वो हाल करूँगा जिससे तुम्हें अपने पैदा होने पर अफसोस होगा। गेट इट? सनम विध्वंस की धमकी सुनकर अपने आंखों को बंद करके खोलते हुए वह समझ नहीं पा रही थी। विध्वंस नाम का ये वायरस यहाँ कैसे आ गया, वो भी दोबारा सनम को लाइफ में? ये तो अबीर का बड़ा भाई है। सनम जितना विध्वंस के बारे में जानती थी वो फॉरेन ही रहता था, एक नामी बिजनेसमैन जो अपने गुंडागर्दी के वजह से फेमस था। सनम जब अबीर से मिली थी तब विध्वंस इंडिया में नहीं था। इनफैक्ट अबीर के मरने के बाद भी विध्वंस नहीं आया था। फिर आज के दिन ये कैसे आ सकता है? सनम अपनी यादों में खोए हुई थी कि विध्वंस ने गुस्से के साथ थी सनम से कोई जवाब न पाकर उसने उसके चेहरे को थामकर अपनी तरफ खींच लिया। सनम का चेहरा बिल्कुल विध्वंस के करीब चला गया। उसकी गुस्से से गर्म सांसें जैसे सनम को जला देगी। सनम बस डरते हुए अपनी जवान से विध्वंस की सिल्वरिश आइस में देखने लगी थी, जिसमें अजीब सा एक कशिश था। वह हकलाते हुए जवान के साथ ही, यह क्या कर रहे हैं आप मिस्टर? बड़े ही कमजोर किस्म के इंसान हैं आप, छोड़ें मुझे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें इस तरह से हाथ लगाने की? आपका हाथ कहाँ है? ये सुनते ही विध्वंस सनम को फिर से गुस्से से कस लिया, जिसका एक हाथ उसके चेहरे पर कसा हुआ था, दूसरा सनम के टॉप पर जिसके मुट्ठी भर पर विध्वंस ने पकड़ा हुआ था। वह अपनी आंखें सनम को दिखाते हुए, माइंड योर लैंग्वेज, किस बात की तकलीफ हो रही है और कौन सा इंसान किसे कहा तुमने, जो पूरे कॉलेज के सामने किसी मर्द के गले में अपने हाथों को डालकर कर किस रही थी? क्या सोचकर तुमने ऐसा किया मेरे साथ? जवाब दो वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सनम अपनी आंखों के पुतलियों को हिलाते हुए, एक्यूज मी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? अपनी शक्ल देखी है आपने? बिल्कुल किसी मेढक के जैसे है आप। हम आपको क्यों किस करने लगे? गलती सरासर आपकी है। आप गलत जगह जाकर खड़े हुए थे, हमें लगा कोई और है और आप मुझे इस तरह से टच नहीं कर सकते। हाथ हटाए अपना वरना। ये सुनते ही विध्वंस अपनी आंखें दिखाते हुए, पहले मेरे इतने करीब आ गई बिना मेरो इजाजत और अब मुझे ही डरा रही हो और आंखें दिखा रही हो? मेरी शक्ल मेढक जैसी है। सनम विध्वंस को घूरने लगी, जिसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी देखकर किसी कभी दिल बटन पर नाइफ की तरफ फिसल जाए। पर सनम खुद से बड़बड़ाते हुए, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। पहले उसने मुझे बर्बाद करने की साजिश रची और अब जब मुझे दूसरा मौका मिला है अपनी गलती सुधार सकूं, ये मेघ की शकल वाला बीच में आकर खड़ा हो गया। हम इससे किस करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यह क्या खुद को डिज्नी का प्रिंस समझता है? यह मेढक वाला प्रिंस जिसे किस करके एक प्रिंसेस राजकुमार बनाएगी। सनम ना जाने कितना कुछ बड़बड़ाए जा रही थी, साथ में विध्वंस के लिए बार बार मेघ सुनना विध्वंस को गुस्सा दिलाए जा रही थी। विध्वंस ने पूरे गुस्से के साथ ही सनम को अपने कार के दूसरी तरफ धक्का दे दिया। सनम का सर वही उसके दरवाजे से जा टकराया। सनम की हल्की एक चीख निकल गई। अगले ही एक पल उसे विध्वंस नजर आया, जो अपने कोट को उतर कर फेंक चुका था। वह अपने कफ को चढ़ाते हुए अपने हाथों को अपने शर्ट के पास ले जाकर उसने अपने शर्ट के बटन ओपन करना शुरू कर दिया। ये देखते ही सनम की आंखें पूरी तरीके से फैल गई। सनम विध्वंस को इस तरह देख समझ नहीं पा रही कि यह सब। वह अपनी उंगली दिखाते हुए हकलाते हुए जवान से, ये आप। सनम को इसके जवान से इसके सिवा कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा था। वही एक एक करके विध्वंस से अपनी शर्ट के बटन खोल दिया। ये देखते ही सनम की आंखें फैल गई, साथ विध्वंस के बॉडी पर थम गई, जो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर के साथ आकर्षक दिखाई दे रही थी। उसकी चौड़ी चेस्ट। विध्वंस अपना एक हाथ अपने बालों में फिरता हुआ, कॉमन आ जाओ, अगर तुम इतनी गिरी हुई हो, एक प्रोजेक्ट के लिए इतना गिर सकती हो तो कॉमन, लेट्स डू एस विथ मी। कहते हुए अगले ही पल विध्वंस सनम के पास आ गया और उसकी आंखों में घूरते हुए, क्या हुआ, तुम तो उसे टाइप की लड़की नहीं हो ना, फिर ऐसे घूर क्यों रही हो? प्रोजेक्ट तुम्हें चाहिए तो शुरू भी तुम करोगी। ये सुनते हो सनम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ से मोड़ लिया और गुस्से के साथ ही उसने अपना हाथ विध्वंस के आगे रख दिया और अपना दांत पीसते हुए, शट अप, तुम मर्द जात को ये क्यों लगता है तुम औरतों को खरीद सकते हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं विध्वंस राय सिघानिया कि तुम सनम सिद्दीकी को खरीद सको।
सनम ने अपना हाथ विध्वंस के आगे से हटा अपना हाथ झटक दिया, जिससे सनम हाथ विध्वंस के गालों पर जा लगा। ये देखकर विध्वंस की आंखें अब पूरी तरीके से लाल हो गई। वही सनम अपनी आंखें बंद कर कर किसी डरी हुई बिल्ली के साथ सहम गई। क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सनम इससे पहले कुछ समझ पाती कि विध्वंस ने सनम के कमर में अपना हाथ रखा और उसके गले में अपना दूसरा हाथ लगा के उसके होंठों को अपने होंठों से थाम लिया। सनम विध्वंस की गिरफ्त से छूटने के लिए पूरी तरीके से झटपटाने लगी थी, पर विध्वंस ने सनम के होठों को पूरी तरीके से अपने होंठों से दबाए रखा। वो बस सनम को किसी जानवर की तरह चोट पहुंचा रहा था। उसका छूना सनम को तकलीफ दे रहा था। वह बस खुद को उसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सनम के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, यह उसके साथ हो क्या रहा है? ये शख्स को यहाँ नहीं होना चाहिए। कि अचानक से सनम की आंखें विध्वंस के कार में ही बंद हो गई। ब्लैक सावन विला। शाम का वक्त। सनम एक पिलो से लिपट कर सो थी। ना जाने कब से उसे ऐसी नींद की तलाश थी। शायद कई सदी बाद उसे ऐसी नींद आई थी। अचानक से उसके सामने अदनान का उसके पेट पर लात मारे जाना याद आने लगा। साथ में ही यह कहना कि तुमने मुझे चुनकर गलती की। सनम की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो नींद में ही बेड पर ही झटपटाने लगी थी। उसके चेहरे पर एक नर्म हाथ महसूस हुआ। इस स्पर्श को छूते ही सनम को एक राहत सी मिलने लगी। वह बेड पर ही पसीने से पूरी तरीके से भीग गई थी। तभी उस हाथ के हत्ते ही सनम बेड पर छटपटाना लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो अदनान, मुझे तकलीफ होती है, मुझे इस तरह से टच मत करो, मुझे दर्द होता है, मैं भी इंसान हूँ, आहा मुझे दर्द हो रहा है अदनान, लीव मी। कहते हुए सनम की आंखें खुल गई। सनम पूरे रूम को देखने लगी, जिसका इंटीरियर डिज़ाइन और लुक काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस था। वो एक राउंड साइड बेड पर किसी पिलो की तरह पड़ी हुई थी। सनम झटके के साथ ही उठकर अपने हाथों को देखने लगी। उसके हाथ पर जो घड़ी बनी थी, वो उल्टी दिशा की ओर घूम रही थी। सनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह इतना समझ गई थी। शायद 4 साल पीछे आने की ये घड़ी है या सनम की गलती सुधारने का वक्त। सनम अपनी यादों में ही खोए हुए बस अपने बॉडी को देखकर रोए जा रही थी। उसे लग रहा था अदनान ने उसके बॉडी को चोट पहुंचाया हो। उसे अपने बॉडी पर बाइट के निशान और बेल्ट से मारने के चोट के निशान नजर आ रहे थे। सनम वो खुद को रिलैक्स करने लगी और खुद से ही कहने लगी, वो यहाँ नहीं है, तुम अब ठीक हो सनम, अगर वो फिर से आया तो। तभी सनम की नज़र सामने गई, जहाँ कोई अपने कमर पर हाथ रखे हुए अपनी आंखें दिखाते हुए सनम को घूर रहा था। सनम अपना सारा दर्द भूल गई। सामने देखकर वो बस अपना हाथ हवा में हिलाकर ही। इतना सुनते ही सामने एक छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र 3 साल की होगी, उसकी 2 चोटी बंधी हुई थी, हाथों में एक टेडी बेयर, जिसे लेकर वह बेड के अगल-बगल घूमते हुए, नो ही हु आर यू? टेल मी, मेरे बाबा के पेट में क्या कर रही हो बूढ़ी आंटी? ये सुनते ही सनम की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही अपनी आंखें गोल घुमाते हुए, 2 फुट की बच्ची मुझे बूढ़ी बोल रही हो? उस हिसाब से तो तुम्हारा बाप अर्ली मैन हुआ जो जंगल में रहता है, कच्चे जानवरों को खाता है। वैसे तुम्हारा बाप है कौन? ये जवाब सुनकर सामने से आवाज आई, मैं। सामने एक छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र 3 साल की होगी, उसकी 2 चोटी बंधी हुई थी, हाथों में एक टेडी बेयर, जिसे लेकर वह बेड के अगल-बगल घूमते हुए, नो ही हु आर यू? टेल मी, मेरे बाबा के पेट में क्या कर रही हो बूढ़ी आंटी? ये सुनते ही सनम की आंखें फैल गई। वह तुरंत ही अपनी आंखें गोल घुमाते हुए, 2 फुट की बच्ची मुझे बूढ़ी बोल रही हो? उस हिसाब से तो तुम्हारा बाप अर्ली मैन हुआ जो जंगल में रहता है, कच्चे जानवरों को खाता है। वैसे तुम्हारा बाप है कौन? कहते हुए सनम की हल्की चीख निकल गई। वो अपने हाथों के अपने होठों के पास ले गई जहां कट लगा हुआ था। ये याद आते ही कार में किस तरह विध्वंस ने उसके साथ बिहेव किया। सनम का चेहरा गुस्से भर गया, साथ ही पूरी तरह लाल हो गया। वो छोटी बच्ची बार बार अपना चेहरे पर अपने हाथों को रखते हुए सनम को बड़े प्यार से अब घूर रही थी। वो सनम के पास उसने उसके बाल खिंच के, असली है, और डैडी ने विद पूरी की। सनम अपना हाथ अपने बाल में लगाते हुए, ये क्या हरकत है, किसने किसकी विश पूरी की? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं बेबी, बड़ों के साथ ऐसा नहीं करते, और कौन है तुम्हारी डैड? तभी सामने से एक सख्त आवाज आई, मैं हूँ इसका बाप। सनम अपने हाथों को अपने चेहरे से हटाए सामने देखने लगी।
जहां विध्वंस सनम के ठीक सामने अपने दरवाजे पर खड़ा होकर घूर रहा था, जिसने लोअर और टी शर्ट पहन रखा था, बाल बिखरे हुए जैसे उसने अभी सावर लिया हो। उसकी सिल्वरिश आइज सनम को गुस्से के साथ एक्सप्लोर कर रही थी। सनम झटके के साथ ही अपने बेड से उठ गई थी और खुद से बड़बड़ाए कहने लगी, ये बच्ची इसकी बेटी है, एक बच्चे के बाप ने मुझे किस किया, डिस्गस्टिंग। अचानक से वहां खड़ी उस छोटी बच्ची ने सनम के पैरों को पकड़ लिया और जोर से चीखते हुए, पकड़ लिया बेबी, मैंने पकड़ लिया, आप मेरे लिए असली डॉल लाए हो, डैडी यू आर सो क्यूट। एक बार फिर से विध्वंस के सख्त आवाज आए, उसे छोड़ दो, डॉल बत्तो बेबी नहीं है, वो तो एक गोल्ड डिगर है जो अपनी कीमत रातों में लगाकर अपने अकाउंट को अच्छे से फुलफिल करना जानती है। सनम एक बार फिर से विध्वंस से ऐसी बातें सुनकर वह तुरंत उसने उस छोटी बच्ची से अपने पैरों को छुड़ा लिया और आगे आकर विध्वंस को घूरने लगी। वही विध्वंस के चेहरे पर गहरी स्माइल थी। वह फिर से कहने लगा, एक किस में फ्लैट हो गई क्या सोचकर मिस्टर सिद्दीकी ने तुम्हें भेजा था, उन्हें क्या लगा तुम्हारे अंदर सच में ऐसा कोई टैलेंट है मर्दों को रिझाने का। ये सुनते ही सनम के होठों पर एक स्माइल आ गई, बजाय गुस्सा करने की। ये देखकर विध्वंस का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके इतनी तीखी बातों पर सनम स्माइल कर रही है। विध्वंस एक बार फिर से कुछ कहने को हुआ कि सनम ने अपने पीछे रखे हाथों को निकाला और झट से विध्वंस के गालों की तरह पूरी ताकत के साथ ही थप्पड़ मारना चाहा, पर जैसे विध्वंस को पहले से ही पता हो, उसने सनम के हाथों को पकड़ लिया। सनम अपने हाथ चुराते हुए, लीव मी मिस्टर सिंघानिया, अगर मुझे मर्दों को रिझाने का शौक है तो आपको भी किसी भी औरत से बहल जाने की फितरत, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको, क्या आपकी बेटी को पता है? आप हर रात हर पराई औरतों में इसके लिए एक मॉम को ढूंढते हैं। इसे जानकर कितना अजीब लगेगा कि फॉरेन हो या ये लखनऊ शहर, आई थिंक आप यहाँ को आधी आबादी औरतों के साथ तो सो ही चुके होंगे और शायद मुझे भी देखकर आपकी आंखों में यही ख्याल आया, पर आप गलत है, आपके साथ ऐसा करने की तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकती। और एक बात और, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट है ना ही आप में वो बात है। कहते हुए सनम अपना हाथ छुड़ाने लगी। विध्वंस का चेहरा पूरी तरीके से सख्त और लाल हो गया था। ये लड़की उससे ये बता है कि उसमें ऐसी बात नहीं, ऐसा लग रहा था वह अपनी आंखों से ही सनम को मार डालेगा। विध्वंस की बेटी खड़ी होकर सनम और अपने डैड विध्वंस को देख रही थी, जिसे देखकर विध्वंस अपना दांत पीसते हुए उसने सनम के हाथों को झटक दिया। सनम एक स्माइल करते हुए, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर संघनिया, उम्मीद है अब हम कभी नहीं मिलेंगे और आप अपनी बेटी को समझा दीजिएगा, मैं इसकी डॉल नहीं, पर हो सके तो लखनऊ शहर में आपको बहुत मिल जाएगी इसकी डॉल। कहते हुए सनम एक और फिर से लंबी स्माइल करने लगी। सनम का स्माइल करना विध्वंस के दिल में आग लग रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली। उसकी नसों की चटकाने की आवाज़ सनम सुन सकती थी। वह तुरंत ही उसके कमरे से भागने लगी। वह हाल में आई, वह पूरे घर को देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये घर है या कोई बड़ा सा महल, वो यहाँ से बाहर कैसे जाएगी। वह वहाँ खड़े हुए सर्वेंट से कैसे भी पूछते हुए नीचे हॉल में आए, जहाँ उसे एक बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी, जहाँ कोई गिटार के साथ सब अपने चेहरे को छुपाए हुए, उसे तस्वीर में बस उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। उस तस्वीर को देखते ही जैसे सनम पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो चुकी थी, उसके होठों पर एक स्माइल आ गई। वो भागते हुए हाल से विध्वंस के घर के बाहर आ ही गई। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से बड़बड़ाए हुए, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं यहाँ उसके पास प्रोजेक्ट के लिए आई थी। कहते हुए सनम की नज़र सामने ब्लैक रॉयल रॉयस कार पर पड़ी, जो काफ़ी अच्छे से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था अभी अभी सर्वेंट ने उसे सफाई किया हो। सनम अपना दांत पीसते हुए उसे याद आया, यही वह कार जिसके अंदर विध्वंस ने उसके साथ फोर्सफुली किस किया था। सनम ने बस गुस्से से वहां पत्थर उठाकर उस कार पर दे मारा और चीखते हुए, अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, तुम मेरे रास्ते में आए अब मत आना विध्वंस राय सिंघानिया। कहते हुए सनम तुरंत ही गार्डन एरिया में भागने लगी। वही विध्वंस अपने रूम से सनम को देख रहा था, उसकी बेटी जो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, डैड डॉल को शॉपिंग कर क्यों भेज दिया, वो क्यूट थी, मुझे पसंद थी, उसके बाल, आंखें भी मेरी जैसी थी डैड। विध्वंस बस गुस्से से उसने अपनी आंखें दिखाई। उसकी बेटी थोड़ी डर कर अपने सर को झुकाए चुप हो गई। सामने दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ था, जो विध्वंस का असिस्टेंट रोहन था।
विध्वंस रोहन को अपनी आंखें दिखाते हुए, अबीर कहाँ है? रोहन थोड़ा घबराते हुए उसने जवाब दिया, हमारे बंगलों पर, मैं कॉल करके आने को बोल देता हूँ। विध्वंस एक तीखी स्माइल करते हुए, हम दोबारा जरूर मिलेंगे डॉल, आखिर तुम्हें मुझे मिलकर अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद, रात के करीबन 10 बज रहे थे। सनम अपने अंकल मिस्टर वाजिद सिद्दीकी के बंगलों के ठीक बाहर बैठी हुई, रोए जा रही थी। तो कभी अपनी हालत को देख रही थी। यही वह बांग्ला था जहां से सनम को कैसे धक्के मारकर उसी के अंकल के गार्ड ने उसे लाकर रोड पर फेंक दिया था। सनम ठीक उसी जगह बैठी हुई थी और आसमान को देख रही थी। तो कभी अपने हाथ पर बनी हुई घड़ी के निशान को वह सच में पड़ गई। ये इंसान कितनी जल्दी अपने रंग बदलते हैं। ये फितरत तो रंग बदलने का गिरगिट में होता है, पर इंसान तो उससे भी ज़्यादा आगे निकल गया है। सनम अपनी चाची के कह गए उन शब्दों को याद करने लगे जब उन्होंने कहा था, जीते जी तुम्हारे मानाप हमारे माथे तुम्हें मत गए। सनम अचानक से उठ खड़ी हो गई और खुद से कहने लगी, तो क्या मेरे मॉम डैड जिंदा है? फिर उन्होंने मुझे अंकल को क्यों दे दिया? अबीर के चक्कर में तो मैं ये भूल ही गई हूँ, मुझे अपने मॉम डैड को भी ढूंढना होगा। कहते हुए सनम अपनी जगह से उठ गई कि उसके ऊपर एक कार की तेज लाइट पड़ी। सनम ने अपने हाथों को अपने ऊपर रख लिया और लाइट के बंद होते ही वह अपनी आंखों के से अपने हाथों को हटाते हुए सामने देखने लगी। जहां कार से अदनान बाहर आया, जिसने ब्लैक सूट पहन रखा था, बालों को सेट किया हुआ, हाथों में एक सिगरेट। सनम को देखते ही अदनान ने सिगरेट को फेंक दिया और तुरंत सनम के पास आकर, कहाँ गायब हुई थी? सुबह से ढूंढ रहा हूँ। क्या कहा था सनम तुमने? तुम मुझे शादी नहीं करना चाहती? क्या हो गया है तुम्हें? सनम पहले तो उसने अदनान को एक नज़र घूरा, फिर अपना हाथ अदनान से छुड़ाते हुए नर्म लहजे में, ओह मैंने ठीक कहा था अदनान, मैंने इस बारे में सोचा है, और तुम्हें अपने लिए कोई और ढूंढना चाहिए, मुझसे बेहतर। ये सुनते ही अदनान का हाथ सनम के हाथों पर कस गया। सनम अदनान की गुस्से को उसकी आंखों में महसूस कर सकती थी। अदनान अपने गुस्से को दबाते हुए हल्के ही आवाज में सनम से कहने लगा, क्या कहा? मुझे तुमसे कोई बेहतर और मिल जाएगी? कॉलेज के सामने से लेकर अपने डैड से बगावत तक, उनसे लड़ पड़ा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम इतनी आसानी से मुझसे ये बोल रही हो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, और रियली वजह क्या है? सनम सिचुएशन को समझते हुए खुद से, मुझे इसे आराम से देखना होगा, हाँ यही ठीक रहेगा। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और खुद पर ही गुस्सा करते हुए, क्या सोचकर मैंने उससे शादी की? क्या मैं अंधी हो गई थी जो मुझे इसकी आंखों में ये गुस्सा, यह नफरत दिखाई नहीं दी थी? सच कहते हैं प्यार करने वालों को भी अंधा बना देता है। वह अपने हाथ को देखने लगे जिस पर अदनान ने मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे सनम को दर्द होने लगी थी। वह खुद को संभालते हुए अदनान की आंखों में देख, अदनान हाथ छोड़ो मेरा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैंने ठीक कहा, तुम्हारे जैसा लखनऊ नवाब भला मुझ जैसी लड़की से शादी क्यों करेगा? तुम्हें अपने लिए सच में कोई और देखना चाहिए। और ये सुनकर अदनान अपने चेहरे पर अपने हाथों को ले जाकर एक स्माइल करने की कोशिश करने लग गया था। सनम जैसे अदनान को इस तरह से देख उसे डर सा लगने लगा। वह 2 कदम पीछे हुई कि अदनान उसके ठीक आ गया कर उसने अपने हाथों को निकालकर एक जोरदार थप्पड़ सनम के गले पर जड़ दिया। सनम बेसुध होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अदनान को एक डर के साथ देखने लगी। अदनान नीचे झुकते हुए उसने सनम का चेहरा पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए चीख कर, क्या कहा तुमने? लखनऊ नवाब राइट? मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम पहले मेरे प्यार को ठुकरा कर यह बोल रही हो तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी? तुम्हारी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया, कॉलेज के 2 टक्के के छोटे से रेंट वाले हॉस्टल में मैं मैनेज कर रहा हूँ, और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? पूरा कॉलेज जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम क्या सोच के तुमने अबीर को थप्पड़ मारा? मैंने कहा था ना तुम्हें उससे दोस्ती करनी है, वो शायद तुम में इंटरेस्टेड है। फिर जब उसने अपने पैरों को तुम्हारी तरफ बढ़ाया, क्यों तुमने थप्पड़ मारा उसे? क्या तुम भूल गई? हमें उसकी कंपनी का प्रोजेक्ट चाहिए, तुमने वादा किया था तुम वो लाके मुझे दोगी। कैसे भूल गई तुम सनम? तुम्हारी वजह से मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, यू इडियट। सनम अपने दर्द से हल्की आंखों को खोल अदनान को घूरने लगी, साथ में उसकी सारी बातें भी। अदनान वो एक वैसी और हैवान नजर आ रहा था जिसने सनम के साथ क्या कुछ नहीं किया था, और अब ये सब। सनम खुद से अदनान को बस छुड़ाने के नाकाम कोशिश कर रही थी, पर उसके ताकत के आगे बेबस थी।
उसे इस वक्त खुद से उसे नफरत हो रही थी। उसने क्या देखा था इस शख्स में? किसी ने ठीक कहा, लड़कियों को ये टॉक्सिक और रेड फ्लैग ही नजर आते हैं। वही अदनान सनम के हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाते हुए जोर से चीख पड़ा, भाड़ में गया सब, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुम अपना पैर पीछे ले रही जो, यू नो वॉट, तुम लड़कियां होती हो ऐसी, पहले किसी को भी अपने प्यार में पागल कर देती हो, फिर मुंह मोड़ लेती हो, पर मैं उन लड़कों के जैसा नहीं। करते हुए अदनान ने सनम को लाकर अपनी डिग्गी में बंद कर दिया और जोर से चीखते हुए, तुम इसमें तब तक तुम रहोगी जब तक तुम चीखते हुए यह नहीं कहती थी कि तुम्हें ये सब जो कुछ कहा सब कुछ झूठ था और तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो, साथ ही मुझे मेरे कंपनी वापस से प्रोजेक्ट दिलवाने में भी भूलना नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। सनम को थप्पड़ के वजह से कोई भी होश नहीं था, उसके होठों से खून निकल रहे थे और आंखों के सामने अभी अंधेरा, डिग्गी में बंद करने की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वह अपनी बची हुई शक्तियों से अपना हाथ करके दरवाजे पर हल्का मारते हुए वह अदनान से रिक्वेस्ट करने लगी, वो इस डिग्गी को खोल दे, उसे घुटन हो रही है। पर अदनान ने ऐसा नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर लिसनिंग नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ रीबर्थ फॉर माई रिवेंज।